Let's move on to the next topic of the series, which is redox reaction. अब redox reactions के क्वेश्चंस को अप्रोच करने से पहले मैं कुछ छोटी सी बातें बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एंड इनफैक्ट मैं उन्हीं बातों को यूज करके हर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा. सो इन केस ऑफ redox reactions आपके लिए तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. फर्स्ट थिंग इज हाउ टू फाइंड एन फैक्टर. एन फैक्टर निकालना आपको आना चाहिए क्योंकि वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. और एन फैक्टर निकालते समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये आइडेंटिफाई करना कि वहां पे कंपाउंड कौन सा रोल प्ले कर रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम बाई ऑक्सिलेट की बात करूं NaSC2O4, तो ये एसिड की तरह भी काम कर सकता है बिकॉज इट कैन रिलीज 1H+ आयन. ये बेस की तरह भी काम कर सकता है बिकॉज ये किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करके H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है. NaHC2O4 है तो आप विजुलाइज कर सकते हैं इट विल आयनाइज टू फॉर्म Na प्लस प्लस HC2O4-, तो ये H+ भी एक्सेप्ट कर सकता है. तो इट कैन वर्क एज अ बेस एज वेल. अगर एज एन एसिड हम इसका एन फैक्टर बोलेंगे तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन 1 हो जाएंगे. एज अ बेस अगर हम इसका एन फैक्टर बोलेंगे तो ये एक ही H+ एक्सेप्ट कर पाएगा टू फॉर्म व्हाट, H2C2O4. अब ये सॉल्ट का रोल भी प्ले कर सकता है एज वेल एज ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है. तो हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि वी नीड टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ द कंपाउंड जो वो वहां पर प्ले कर रहा है. वंस वी आइडेंटिफाई दैट वी कैन इजिली फाइंड आउट व्हाट, एन फैक्टर. तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, एन फैक्टर निकालना आना चाहिए. NaSC2O4 जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो वो चेंज करता है CO2 में. और आप देखेंगे कि यहाँ पर एन फैक्टर जो आएगा NaSC2O4 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और CO2 में जब चेंज करेगा तो इट विल बी व्हाट, +4. तो यहाँ पे 2 आएगा. तो आप देख सकते हैं एज एन एसिड इसका एन फैक्टर 1 था, एज अ बेस इसका एन फैक्टर 1. ऐसे सॉल्ट के लिए भी आप निकाल सकते हैं. यहाँ पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट अलग था. तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है. सेकेंड थिंग इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस विच यू गाइज ऑलरेडी नो कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के, दे ऑल आर इक्वल. तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. थर्ड होता है इक्विवेलेंट्स को मोल्स में बदलना या मोल्स को इक्विवेलेंट्स में बदलना. दैट कैन बी इजीली डन. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर से. तो इस तरह आप इक्विवेलेंट्स को मोल्स में और मोल्स को इक्विवेलेंट्स में चेंज कर सकते हैं. बाकी मोलैरिटी अगर आपको दी है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर. सिमिलरली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर नॉर्मेलिटी दी है तो वो आप कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स. ये सारी चीजें जानते हैं. तो इन्हीं कुछ पैरामीटर्स की हमें जरूरत पड़ती है व्हाइल अप्रोचिंग व्हाट, क्वेश्चंस ऑन रिडॉक्स रिएक्शन. बस यही चीज जो मैंने आपसे डिस्कस करी है इन्हीं को मैं यूज करूंगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप इट्स क्लियर. इन पॉइंट्स पे आप ध्यान देंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, यू हैव अ सैंपल ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस एंड FeC2O4 दिया हुआ है, was dissolved in dilute H2SO4. तो इनको डिसॉल्व कर लिया गया. द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिक्वायर्ड 40 ml ऑफ N/16 KMnO4. तो कह रहा है कि KMnO4 जो यहाँ पे यूज हो रहा है इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए, दैट इज 40 ml. फिर उसने दिया है आफ्टर द ऑक्सीडेशन, जब आपने ऑक्सीडेशन कर दिया, द मिक्सचर वाज रिड्यूस्ड बाय जिंक एंड डाइल्यूट H2SO4. जिंक क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा, उसमें कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट होंगी जिनका रिडक्शन पॉसिबल होगा. अगेन ऑन ऑक्सीडेशन बाय सेम KMnO4 60 ml was required. तो कह रहे हैं कि जब हमने दोबारा से ऑक्सीडेशन करा रिड्यूस करने के बाद, तो द अमाउंट ऑफ KMnO4 which was consumed, same KMnO4 N/16 is actually how much, 60 ml. और आपसे बोला है कि अगर यहां पर रेशियो ऑफ मिलीमोल्स Fe2SO4 होल थ्राइस और FeC2O4 के X:y हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X रेशियो y. तो लेट अस अप्रोच दिस क्वेश्चन. मिलीमोल्स या मोल्स कुछ भी निकाल लीजिए, रेशियो लेंगे तो वो सेम ही रहेगा. तो लेट अस एज्यूम कि यहां पर Fe2SO4 के मोल्स कितने हैं, X हैं. आप मिलीमोल्स भी मान लेंगे तब भी चलेगा. और FeC2O4 के यहां पे मोल्स कितने हैं, Y हैं. अब एनालाइज करते हैं इसको कि Fe2SO4 होल थ्राइस में, इफ वी डू द एनालिसिस, Fe2SO4 होल थ्राइस में आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +3 में प्रेजेंट है. दैट मींस हमारे पास Fe3+, क्योंकि आपने इसके X मोल्स माने हैं तो Fe3+ आयन आपके कितने हो जाएंगे, Fe3+ विल बी इक्वल टू ट्वाइस X मोल्स. अच्छी बात है.
SO4 2 माइनस का ऑक्सीडेशन नहीं होगा बिकॉज सल्फर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन बहुत हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +6। तो Fe3+ के फॉर्म में रहेगा, यहाँ पर Fe3+ का भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा व्हेन यू ट्रीट इट व्हाट विद KMnO4। नाउ कमिंग टू FeC2O4। सो अगर हम यहाँ पर अच्छे से देखें तो आयरन यहाँ +2 में प्रेजेंट है, कार्बन यहाँ +3 में प्रेजेंट है, C2O4 2 माइनस। एंड अभी मैंने डिस्कशन में बोला था कि C2O4 2 माइनस को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, इट वर्क्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको पता भी होना चाहिए, बाई ऑक्सिलेट एंड ऑक्सिलेट आयन का अगर ऑक्सीडेशन किया जाए तो इट रिजल्ट्स इन द एबोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो in this case iron will also undergo oxidation because you are using what KMnO4। आपने KMnO4 यूज करा है, एसिडिक कंडीशन रखी हुई है। खैर यहाँ पे नॉर्मेलिटी दी हुई है तो हमें एन फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी KMnO4 के। सो KMnO4 will oxidize this iron as well as it will oxidize this carbon। तो अगर मैं आपसे पूछूं what is the n factor in this case, तो आयरन पहला तो आपका किसमें चेंज हो जाएगा, Fe+3 में चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन डन बाय KMnO4 in acidic condition and this will change into carbon dioxide gas जो आपकी इसका एवोल्यूशन हो जाएगा। So if we write down the moles, Y moles की अगर हम बात करें तो यहाँ पे Fe3+ के जो मोल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, Y। एटम्स तो कंजर्व ही रहने वाले हैं, आयरन के जितने मोल्स है उतने ही रहेंगे। यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, 1 सबस्क्रिप्ट आ रहा है तो अगर 1 मोल लेंगे तो आयरन भी उसके अंदर 1 मोल होगा, और अगर Fe2O4 Y मोल लेंगे तो आयरन भी उसके अंदर Y मोल्स प्रेजेंट होगा। तो ये सिचुएशन होगी जब आपने पहला टाइट्रेशन करा विद द हेल्प ऑफ n/16। तो यहां पर n फैक्टर की अगर हम बात करें, आयरन +2 से +3 में जा रहा है, दैट मींस देयर इज अ चेंज ऑफ 1 और इंक्रीज हो रहा है, और कार्बन +3 से +4 में जा रहा है, कितने का इंक्रीज है, 1 का। बट हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन वी आर हैविंग इन दिस कंपाउंड, 2, और यहां पर भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट्स के इंक्रीज कर रहे होते हैं या डिक्रीज कर रहे होते हैं तो वी सम देम अप और ऐड करके हम वहां से एन फैक्टर निकाल लेते हैं। सो इन दिस केस द एन फैक्टर FeC2O4 का जो एन फैक्टर होगा दैट इज गोइंग टू बी 3। आई एम पुटिंग इट इन अ सर्कल। पहली इक्वेशन बहुत आसान है, FeC2O4 की रिएक्शन हुई KMnO4 के साथ, तो number of equivalents of KMnO4 will be equal to number of equivalents of FeC2O4। तो first equation we can write 3y is equal to, क्योंकि n फैक्टर 3 है, आपने y मोल्स माने, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, मोल्स इनटू n फैक्टर। मैं इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर रहा हूं, 40/16 इंटू 10⁻³ बिकॉज वॉल्यूम हम यहां लीटर में लेंगे इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए। सो वी हैव दिस इक्वेशन विद अस, y हमारे सामने आ चुका है, विच कैन बी इजिली रिटन एज y इज इक्वल टू 40/48 इंटू 10⁻³ अब आते हैं अगले पार्ट में। नाउ व्हाट ही डिड, he has reduced the mixture with the help of zinc। so what zinc will do, zinc आपका जो Fe3+ आयन होगा उसको रिड्यूस कर देगा Fe2+ में। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो आपका जिंक की रिएक्शन हो रही है Fe3+ के साथ एंड ये इसको रिड्यूस करेगा और खुद जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा +2 में। अब इसी पार्ट में आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहां पर एरर हो सकती है, सो वी नीड टू पे अटेंशन हियर। ध्यान क्या देना है कि अब आपके पास जो Fe3+ है ये वाला तो है ही, आपने इसको भी ऑक्सीडाइज करा है, तो इसीलिए मैंने देखिए Fe3+ के यहां मोल्स मेंशन करें। दैट मींस हमारे पास Fe3+ या जो KMnO4 which will be used to oxidize Fe2+ obtained by reduction with zinc, जिंक से आपने Fe3+ को रिड्यूस करा है तो Fe2+ बना होगा, तो वो सिर्फ इसी को नहीं इसको ही नहीं रिड्यूस करेगा, ये भी तो Fe3+ उसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात थी, कई बार हमसे एरर हो जाती है, वी मिस दिस वाला पार्ट को हम मिस कर देते हैं और हम इसी Fe3+ को देख रहे होते हैं, या कई बार हम इसको ध्यान रखते हैं इसको मिस कर देते हैं। सो वी हैव द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe3+ एज 2x + y। तो आते हैं यहां पर, तो हमारे पास ये 2x + y मोल्स थे, तो यहां पर भी ये कितने रहेंगे, 2x + y ही रहेंगे, मोल्स तो आपके कंजर्व ही रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे। सो सिचुएशन इज लाइक दिस। अब क्योंकि आयरन को आपने किस में रिड्यूस कर दिया है, Fe2+ में, तो आयरन के जो एटम्स हैं, उनके जो मोल्स हैं वो तो उतने ही रहने वाले हैं, वो तो बदलेंगे नहीं। अब यहां पर आपका अगली रिएक्शन क्या हो रही है, Fe2+ इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बाय सेम MnO4- इन एसिडिक कंडीशन। तो आपको पता है आयरन विल
गेट चेंज इनटू Mn Fe3 प्लस एंड Mn आपका +2 में चला जाएगा. सो इन दिस केस n फैक्टर फॉर आयरन में कितने का चेंज आ रहा है? 1 का चेंज आ रहा है. सो n फैक्टर हैज टू बी 1, +3 से +2 हुआ. सो नंबर ऑफ मोल्स आपने पहले ही लिख लिए हैं, 2x + y मोल्स है. MnO4 के हमें इक्विवेलेंस सीधे पता चल जाएंगे, तो वी नीड टू अप्लाई लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस. इन दैट केस आपको इक्विवेलेंट्स इक्वेट करने पड़ेंगे. तो यहां पर भी इसको इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करिए. तो क्योंकि n फैक्टर 1 है, सो वी कैन राइट 2x + y इंटू 1. ये अब EQ आ गया है, और MnO4 माइनस के EQ पहले ही दिए हुए हैं, 60 ml उसने दिया है, तो 60 इंटू 10⁻³ इंटू 1/16 EQ. सो वी कैन इक्वेट दम अप एंड गेट द अनदर इक्वेशन 2x + y इज इक्वल टू 60 इंटू 10⁻³ अपॉन 16 EQ. तो एक इक्वेशन हम पहले ही बना चुके हैं, विच इज y इज इक्वल टू 40/48 इंटू 10⁻³ सो लेट अस पुट इट हियर. y इज इक्वल टू 40/48 इंटू 10⁻³ EQ. So from here we can substitute this value y here and get the value of x. So if you simplify, ये value आपकी हो जाएगी 2x is equal to 60 इंटू 10⁻³ को लेट्स कॉमन निकाल लेते हैं, 60/16, और ये हो जाएगा -40/48 इंटू 10⁻³ एलसीएम ले लीजिए. 48 एलसीएम आएगा 3, तो ये 180 हो जाएगा. 180 - 40 विल बी 140. सो यू गेट दिस एज, मैं सीधे यहाँ पे लिख रहा हूं, आपका 2x जो आएगा दैट विल बी 140 अपॉन 48 इंटू 10⁻³ EQ. सो x विल बी इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 70/48 इंटू 10⁻³ EQ. नाउ उसने बोला था x रेशियो y का सिंपलेस्ट रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, तो लेट अस डिवाइड दिस अप. सो इफ वी डिवाइड इट अप, आपका x रेशियो y कितना आ जाएगा? सो x अपॉन y विल बी इक्वल टू 7/4. बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, और उसने ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है. नाउ वी नीड टू सम देम अप. x + y की वैल्यू पूछिए, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी? 7 + 4 11. सो द करेक्ट आंसर will be equal to x plus y which is equal to 7 + 4 equal to 11. ये आपका करेक्ट आंसर है. So this is how we will approach the question. तो आई होप इट्स क्लियर. यहाँ पे बस ऑब्जर्व करना था, बस एक एरर होने के यहाँ पे चांसेस थे, जो बच्चों से अक्सर मैंने देखा है हो जाता है, या तो वो ये वाला मिस कर देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, या ये वाला मिस कर देते हैं. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखते हैं. So you have this thing, a 6 gram sample contained Fe2O3, Fe3O4 दोनों ही present है, and inert materials. It was treated with an excess of aqueous Ki in acidic medium which reduced all the iron to Fe2+. तो ये बड़ा क्वेश्चन है, हमें सारी इंफॉर्मेशन को मेंशन करना पड़ेगा, एक एक करके मेंशन करते हैं. पहले पढ़ लेते हैं. The resulting solution was diluted to 50 ml दिया हुआ है, and 10 ml of it was taken the liberated iodine. तो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो सैंपल है उसके अंदर आयरन प्रेजेंट है, Fe3O4 और Fe2O3 प्रेजेंट है. तो Fe3O4 आपका आपको पता है इट इज FeO.Fe2O3, ये Fe3O4 होता है, और इसमें आयरन आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट होता है, और आपका आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट होता है. सो वी नीड टू मेंशन दिस. जब वो Ki से हम ट्रीट करेंगे तो व्हाट विल हैपन? Ki आपका Fe+3 को रिड्यूस कर देगा किसमें? +2 में. फिर आयोडीन भी इवॉल्व होगी. यहां पे ध्यान देने वाली बात है, उसने 10 ml सैंपल लिया है, बनाया 50 ml का सॉल्यूशन से 10 ml, और फिर उसके लिए जो आयोडीन उसमें रिलीज हुई होगी, उसके लिए जो Na2H2O3 विच इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन, क्वांटिटी ऑफ आयोडीन, वो उसने दिया है. कितना खर्च होता है? 5.5 ml एंड 1 मोलर. फिर उसने बोला है अनदर 25 ml सैंपल, तो 50 ml से उसने दूसरा 25 ml का सैंपल लिया है, और उससे आयोडीन उसने हटा दिया है, लिखा हुआ है आयोडीन हटा करके, फिर जो उसमें Fe2+ है उसको टाइट्रेट करा है विद द हेल्प ऑफ MnO4- इन H2SO4 एसिडिक कंडीशन. पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe3O4 एंड Fe2O3 इन द सॉल्यूशन.
So my suggestion to all of you is कि whenever you start a question, it is always better to begin it in terms of number of moles. मैं हमेशा moles के terms में start करता हूँ, तो easy रहता है calculation. बाद में कभी mass वगैरह निकालना होगा, जैसे यहाँ जरूरत पड़ेगी तो we will multiply it by its formula mass, molar mass से multiply कर लेंगे. तो हम मान लेते हैं Fe3O4 के मोल्स हैं A, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पर लेकर जाते हैं. सो वी हैव Fe3O4 एंड वी हैव Fe2O3, दोनों बातों को मेंशन करते हैं. Fe3O4, Fe2O3 एंड देन यू हैव इनर्ट इंप्यूरिटीज. इनर्ट का मतलब है कि वो कहीं भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. सो वी हैव दिस, तो हमने इसके मोल्स मान लिए A, और आपको पता है कि Fe3O4 जैसा कि मैंने बताया इट इज नथिंग बट FeO.Fe2O3. तो अगर हम इसके A मोल्स मान लेंगे, हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी कितने आयरन के मोल्स Fe+2 फॉर्म में प्रेजेंट है, कितने आयरन के मोल्स +3 के फॉर्म में प्रेजेंट है. सो दिस इज द सिचुएशन हियर. पीछे जाते हैं. इसने KI से ट्रीट करा है, तो पहले हम यहां पर मोल्स मेंशन कर लेते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा. Fe+3, ऑब्जर्व करिए इस फॉर्मूले को. तो Fe3O4 इज FeO.Fe2O3. तो हमें पता है कि अगर इसको ऑब्जर्व करें तो आयरन +2 में A होगा क्योंकि इसकी सबस्क्रिप्ट 1 है, और आयरन +3 में जो होगा वो ट्वाइस हो जाएगा, आपका डबल मोल्स हो जाएंगे. तो अगर मैं इसके 10 मोल लूंगा तो आयरन +2 वाला 10 मोल्स होगा, बट आयरन +3 वाला कितना हो जाएगा, 20 मोल्स हो जाएगा. सो Fe3+ के हमारे पास कितने मोल्स हैं, 2A, और Fe2+ के हमारे पास कितने मोल्स हैं, A मोल्स. और Fe2O3 में भी हमारा आयरन +3 में प्रेजेंट होगा, वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2B मोल्स. तो ऐसे करने से हमें क्लियर दिख रहा है कि रिएक्शन में क्या क्या होने जा रहा है. नाउ व्हाट ही हैज डन, ही हैज ट्रीटेड दिस विद KI सॉल्यूशन. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, KI सॉल्यूशन से ट्रीट करा है. सो excess of KI which reduced all the iron to Fe2+, the resulting solution was diluted to 50 ml. तो हम इसको मेंशन करते हैं. तो यहां पे जो फाइनली सॉल्यूशन आएगा उसका वॉल्यूम हमने 50 ml क्वेश्चन में दिया हुआ है. नाउ KI is a good reducing agent, we know this thing very well. तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होने वाली है, Fe+3 KI के साथ रिएक्ट करेगा और आयरन को रिड्यूस कर देगा किसमें, +2 में, और खुद बदल जाता है I2 में, +K+ बन गया. राइट, इट इज लाइक दिस. तो इसमें जो I2 निकली, उसने बोला उस I2 के एस्टिमेशन के लिए जो हाइपो सॉल्यूशन विच इज सोडियम थायोसल्फेट यूज हो रहा है, उसका उसने मोलैरिटी भी दी है, और साथ में आपको क्या दिया हुआ है, 10 ml के लिए, ध्यान देने वाली बात है, 10 ml के लिए 5, और वॉल्यूम दिया हुआ है. तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये 10 ml में सारा डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि उसने उससे एक लॉट निकाला है. तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. Na2S4O6, एन फैक्टर Na2S2O3 का अगर आप निकालेंगे तो 1 आएगा, स्टैंडर्ड होता है, सबको पता होता है, या निकाल भी सकते हैं. यहां से सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा और यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 आएगा. चेंज कितना है, 0.5 का. एन फैक्टर किसका निकालना है, इसका. तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे, ना कि उधर देखेंगे. तो सल्फर में 2 एटम्स हैं, तो चेंज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आएगा. सो नाउ लेट अस वर्क आउट. यहां पे हमारे पास Fe3+ के मोल्स 2A + 2B डिवाइडेड बाय 5 होगा. आप समझ भी गए होंगे क्यों, बिकॉज हमने सैंपल जो लिया है वो 10 ml का लिया है, और उसमें हम आयोडीन का एस्टिमेशन कर रहे हैं. देखिए 10 ml में आयोडीन का एस्टिमेशन कर रहे हैं, ना कि 50 ml में, तो इसलिए यहां पे बाई 5 कर दिया. अब Na2S2O3 के इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं. पहले मोल्स निकालते हैं, तो दिस विल बी 5.5 इंटू 1 इंटू 10⁻³ और क्योंकि स्कैन फैक्टर 1 है तो हम क्या बोलेंगे, इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे. तो इन ये मोल्स हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, 5.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1 करा तो ये EQ आ जाएंगे. अब हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो Na2S2O3 के हैं वो I2 के इक्वल हैं. I2 के किसके इक्वल होंगे, Fe3+ के इक्वल होंगे. यहाँ कहने में कोई बुराई नहीं है, हम सीधे रिएक्शन में इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर सकते हैं सेकंड रिएक्शन के फर्स्ट वाले के साथ, बिकॉज I- I2 में चेंज हो रहा है और फिर I2 I- में चेंज हो रहा है. अगर ऐसा ना होता,
i माइनस i2 में चेंज होता है और i2 किसी और चीज में बदलता, i माइनस में ना बदलता, तो फिर हम नहीं कर पाते। फिर हमें रिएक्शन चेंज करते समय पहले उसे मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ता, फिर हम नए एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट्स निकालते। बट यहां कोई टेंशन नहीं है, वी कैन इजिली डू दैट। और Fe3+ का एन फैक्टर क्या होगा, आपको पता ही है, 1 का ही चेंज हो रहा है, तो आई विल पुट इट इन सर्कल, ये रहा एन फैक्टर। सो एज पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम इक्वेट कर सकते हैं इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल। सो द फर्स्ट इक्वेशन वी गेट इज 2a + 2b अपॉन 5, क्योंकि मोल्स दिए हैं तो एन इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए एन फैक्टर से मल्टीप्लाई, विच इज 1, और यहां आ जाएगा 5.5 इंटू 10⁻³ सो द फर्स्ट इक्वेशन यू विल गेट इज 2a + 2b इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 27.5 इंटू 10⁻³ पहली इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट अगर पढ़े, उसने कहा है कि द आयोडीन फ्रॉम अनदर 25 ml सैंपल, मतलब उस 50 ml सैंपल से उसने एक तो 10 ml का सैंपल निकाला और अनदर 25 ml का सैंपल निकाला। तो इस बार ध्यान रखिएगा मोल्स क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। और उससे आयोडीन हटा दिया, क्योंकि KI से ट्रीट करा था तो आयोडीन भी प्रेजेंट था, उसको हटा दिया गया। और फिर KMnO4 से ट्रीट करा गया, और KMnO4 जो कंज्यूम है दैट इज 3.2 ml एंड 1 मोलर एसिडिक कंडीशन है, तो एन फैक्टर की हमें जरूरत पड़ेगी, एंड वी नो MnO4 माइनस Mn2+ में जाता है, एन फैक्टर आपका यहां पर 5 आता है एसिडिक कंडीशन में। तो MnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका मतलब जरूर यहां पे वो Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, क्योंकि और कुछ तो दिख नहीं रहा। आयोडीन आपने हटा दिया, यू आर लेफ्ट विद व्हाट, Fe3+ एंड Fe2+। आई गेस वी हैव Fe3+ या नहीं, हाँ, सो वी हैव just a minute, sorry, हाँ, so no, we don't have Fe3+ because it has been changed into what, Fe2+, वो Fe2+ में आ चुका है, so we have only Fe2+ with us। तो Fe2+, Fe3+ भी Fe2+ में चला गया, पुराना वाला भी Fe2+ हम कंसिडर करेंगे, ऑब्वियसली इट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे फिर से वो ध्यान देने वाली बात है कि पिछला वाला Fe2+ भी ऐड होके आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स की जब हम बात करेंगे, आयरन के एटम्स तो कंजर्व ही है, अब सारे के सारे यहाँ जो Fe2+ लिख देते हैं इसको, Fe+2, Fe पुराना वाला +2, और यहां पर Fe+2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और ये 2b हो जाएगा। तो अगर हम Fe+2 के मोल्स की बात करेंगे तो वो हो गए 3a + 2b इन 50 ml, और जबकि जो आगे का टाइट्रेशन करने जा रहा है वो 50 ml में नहीं, ही इज डूइंग इन 25 ml। तो 25 ml में 3a + 2b का 2 होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड इक्वेशन। या हम यहीं पे लिख सकते हैं कि अब रिएक्शन क्या होगी, Fe2+ जो हमारे पास प्रेजेंट है, MnO4 माइनस हमारे पास प्रेजेंट है, जो ऑक्सीडाइज करेगा इसे एसिडिक कंडीशन में, Mn2+ में जाएगा, और प्लस ये जाएगा Fe3+ में। तो आयरन की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो +2 एंड +3 होती है, ध्यान रखिएगा स्टेबल। वैसे आयरन +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट वो बहुत अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 और +3 होती है, तो ऑक्सीडाइज होकर कहां पर जाएगा, +3 में जाएगा। सो वी हैव दिस हियर, और ये हमने आयरन +2 का एन फैक्टर, तो फिर से आपको पता ही है क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, +3 में जा रहा है। तो मैं यहाँ पे सीधे इक्विवेलेंट्स लिख सकता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं मोल्स इनटू एन फैक्टर, वी हैव मोल्स। बट ध्यान रखिएगा ये वाला इस बार जो हम काम करने जा रहे हैं ये 25 ml में करने जा रहे हैं, तो 3a + 2b/2 इंटू 1 हो जाएगा। और MnO4 माइनस का हम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे, ये दिया हुआ है 3.21 मोलर, और यहां पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर 10⁻³ और MnO4 माइनस का एन फैक्टर होता है 5। सो just let us check it again, हाँ right, so we have this situation as per law of chemical equivalence, what we can do, we can equate them। so MnO4 minus is an oxidizing agent, इसको ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो अगली इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो आपकी बन करके आएगी 3a + 2b इज इक्वल टू, इक्वेट कर दें इसे तो अपॉन 2 लिख देता हूं, और ये हो जाएगा 3.2 इंटू 5 इंटू 10⁻³ 5 उस साइड ले जाइए तो 32 बन जाएगा। सो वी हैव दीज इक्वेशन विद अस, हमारे पास इक्वेशंस आ चुके हैं, बस हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहली इक्वेशन है 2a + 2b इज इक्वल टू 27.5 इंटू 10⁻³
ये आ गई इक्वेशन, और दूसरी वाली आई आपकी 3a + 2b, उधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसे, 3a + 2b इज इक्वल टू 32 इंटू 10⁻³ नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a की वैल्यू तो सीधे ही पता चल गई, तो a इज इक्वल टू 32 - 27.5, तो ये हो जाएगा आपका 4.5 इंटू 10⁻³ प्लीज चेक माई कैलकुलेशंस, कोई एरर ना हो रही हो। राइट 28 30 ठीक राइट। तो ए हमारे पास आ गया। ऐसे ही बी भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, बी कैन बी किसी भी जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको बी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे कर दें, इस इक्वेशन की हेल्प से अगर हम निकालें बी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ सो फ्रॉम हेयर यू गेट 2b 27.5 - 9 इंटू 10⁻³ और यहाँ से b आ जाएगा 27.5 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 18.5 हो जाएगा ये। सो 18.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 मोल्स। सो वी हैव नाउ कैलकुलेटेड मोल्स, हमारे पास मोल्स आ चुके हैं। बस अब कुछ बचा नहीं, हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में पूछा था परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ Fe3O4 एंड Fe2O3। तो जब मोल्स है तो फॉर्मूला मास हमें पता ही है, Fe3O4 का फॉर्मूला मास और Fe2O3 का, ये बैठेगा 160, 56 इंटू 2 और 48 कर दीजिएगा, 160 मुझे याद है, और ये बैठेगा 232 बैठेगा, उसमें आयरन और ऐड हो जाएगा और ऑक्सीजन एक और ऐड हो जाएगा, 72 और ऐड हो जाएगा 232। तो बस हमें मास निकालना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने के लिए 6 ग्राम इंटू डिवाइड कर देंगे 6 ग्राम से और इंटू 100 कर देंगे। सो द फाइनल कैलकुलेशंस, परसेंटेज ए हमारा किसको माना था हम लोगों ने, Fe3O4 का। तो Fe3O4 को क्योंकि हमने ए मोल्स माना था, जस्ट अ मिनट प्लीज, राइट। सो मास आ जाएगा आपका, देखिए मास ऑफ Fe3O4, अब सिर्फ कैलकुलेशन रह गया है, बाकी आप कर सकते हैं। 4.5 इंटू 10⁻³ इंटू 232, और ऐसे ही Fe2O3 की जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 18.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू 160। प्लीज चेक कोई एरर ना हुई हो, Fe3O4 ए मोल्स था तो हमने ए से ही मल्टीप्लाई करा है, तो ये आपका आ जाएगा इंटू 160। और ऐसी परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप कैलकुलेट कर लेंगे। आई हैव ऑलरेडी डन दीज कैलकुलेशंस। अगर यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालें तो Fe3O4 का जो मास आता है दैट कम्स आउट टू बी 1.044, ये मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखा हुआ है, 1.044 ग्राम आता है। और Fe2O3 का जब हम मास निकालते हैं तो आता है 1.48 ग्राम, 1.48 ग्राम। परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना बहुत आसान है, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ऑफ Fe3O4 इन हिसाब से बस अब कैलकुलेशन है 1.044 अपॉन 6 इंटू 100, और ऐसे ही Fe2O3 के लिए जब निकालेंगे तो वो आपका आ जाएगा 1.48 बाय 6 इंटू 100, और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। एक की वैल्यू आपकी आती है 17.4% और एक की 24.67, तो ये 17.4% आएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 24.67%। दीज कैलकुलेशन आई हैव ऑलरेडी डन, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज 1.48 ग्राम। इसको आप कैलकुलेशंस आप चेक कर लें एक बार, मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा, एरर हो सकती है, लॉजिक मैंने आपको सारा बता दिया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जरा क्या कहता है, chromium exists as FeCr2O4 in the nature and it contains Fe.95O and other impurity। तो क्रोमियम इस तरह एग्जिस्ट कर रहा है, साथ में आपका Fe.95O भी प्रेजेंट है, राइट। अब ये आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, ये एक नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड है, इसके अंदर आयरन के कुछ एटम्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं और कुछ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। वो हम अभी कैलकुलेट भी करेंगे कैसे, क्योंकि उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे अगर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो, यहाँ पर +3 आएगी, आयरन +2 में है, ऑक्सीजन -8 तो 3 आएगी। एंड अदर इंप्यूरिटीज को हम इनर्ट मान के चलेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है। तो टू ऑब्टेन प्योर क्रोमियम FeCr2O4 from FeCr2O4 the ore is fused with KOH and oxygen is passed through the mixture। तो जो FeCr2O4 है और Fe.95O है,
उसको उसने KOH प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया है, फ्यूज कराया पहले। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन आपको पता ही है ऑक्सीडाइज करेगा, तो जो आयरन देख के ही समझ में आ रहा है कि आयरन जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा +2 वाला, दैट विल चेंज इनटू +3, इसलिए हमें इसका स्प्लिट निकालना जरूरी है। दूसरा, क्रोमियम को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ +3 से किस में ले जा रहा है, +6 में ले जा रहा है। और O2 का उसने वॉल्यूम दिया है, तो और अच्छी बात है, STP पर दिया है तो मोल्स भी हमें पता चल जाएंगे, मोल्स पता चल जाएगा तो n फैक्टर O2 का, क्योंकि O2 खुद 0 से ऑक्साइड में जा रहा होगा -2 में, तो 0 से -2 में जा रहा है, तो 2 का चेंज है और ऑक्सीजन के एटम्स 2 हैं, तो n फैक्टर यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो उसको हम यूज करेंगे, मोल्स इनटू n फैक्टर से इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे। तो शुरू में जो आपके O2 के इक्विवेलेंट्स खर्च हुए, कहां खर्च हुए हैं, एक तो आयरन को ऑक्सीडाइज करने में +2 वाले को, और दूसरा किसका ऑक्सीडेशन करने के लिए, इसमें भी आयरन +2 में है, ये भी हमें ध्यान देना होगा, इसके ऑक्सीडेशन में, एज वेल एज क्रोमियम के ऑक्सीडेशन में जो +3 में प्रेजेंट है। अब 2 ग्राम ऑफ ओर रिक्वायर्ड, उसने 2 ग्राम ऑफ ओर की बात करी, अच्छी बात है, ये इतना ठीक। फिर उसने सारा जो क्रोमियम था उसको प्रेसिपिटेट कर लिया एज BaCrO4, ठीक है, तो क्रोमियम तो आउट हो गया पिक्चर से, बेरियम का कोई सॉल्युबल सॉल्ट डाला होगा और उसने प्रेसिपिटेट कर लिया होगा, बेरियम क्रोमेट बना दिया, BaCl2 वगैरह डाल के क्रोमेट हटा लिया होगा। नाउ येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। 2 रिमेनिंग सॉल्यूशन 10 ml ऑफ 1 नॉर्मल K4FeCN6, तो K4FeCN6 एक कंपाउंड है, ठीक है, उससे ट्रीट करा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, is added when Fe3+ ions react with to form KFeFeCN6, तो यहां पर ये रिएक्ट करेगा, K4FeCN6 Fe3+ के साथ रिएक्शन हो रही है और ये कंपाउंड बना रहा है, उसको बोल रहा है ऑफन कॉल्ड एज प्रेशियन ब्लू। ये सॉल्ट एनालिसिस में वैसे हम पढ़ते हैं आगे जाकर के। टू डिटरमाइन एक्सेस K4FeCN6, अब उसने क्वेश्चन में खुद ही दिया हुआ है कि K4FeCN6 है जो एक्सेस में है इन सॉल्यूशन, 7 ml of 0.2 normal of Fe2+ is added when all the K4FeCN6 is precipitated as, उसने इसको ऐसे प्रेसिपिटेट कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। यहां से हमें ये पता चल गया कि उसने K4FeCN6 किसके एस्टिमेशन के लिए यूज करा है, Fe3+ के लिए, तो जो भी इस जगह Fe3+ प्रेजेंट होगा उसके साथ इसकी रिएक्शन हुई है, लेकिन ये एक्सेस है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है टू डिटरमाइन एक्सेस ऑफ K4FeCN6 इन सॉल्यूशन 7 ml ऑफ 0.2 Fe2+, फिर से उसने लिया है, तो ये तो हमें पता चल जाएगा, पहले इक्विवेलेंट K4FeCN6 के कितने हो जाएंगे, 10 × 1 डिवाइडेड बाई 1000, और बाद में कितने हो जाएंगे, 7 × 0.2 × 10⁻³ तो जो डिफरेंस होगा वही एक्चुअली में Fe3+ के लिए यूज हुआ होगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि Fe3+ के जो इक्विवेलेंट्स हैं, भाई ये एक्सेस था, इसके साथ रिएक्ट कर गया, बचा रह गया उसके लिए, फिर ये Fe2+ की जरूरत पड़ी, तो जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इक्विवेलेंट किसके हो जाएंगे, Fe3+ आयन जो इसमें पहले प्रेजेंट रहा होगा K4FeCN6 से ट्रीट करने से पहले। तो पहले इसे लिखते हैं, लेट्स मेक इट सिंपल, सो 10 × 1 - 7 × 0.2 × 10⁻³ EQ, ये इक्विवेलेंट्स हैं ऑफ Fe3+। नॉर्मेलिटी दी है तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे हमें इक्विवेलेंट्स मिल गए। अब बाकी एनालिसिस हमारी यहां पर है, तो ठीक है, उसने पूछा है परसेंटेज ऑफ Fe 0.95 हो, ठीक है, हम इसको A मोल्स मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं B मोल्स। इट इज ऑलवेज बेटर टू बिगिन योर क्वेश्चन विद मोल्स, बाद में फॉर्मूला मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो निकालना बहुत आसान है, 0.95 × 56 + 16। FeCr2O4 का स्प्लिट पहले देखते हैं, और ये 2 ग्राम है, तो लेट अस मेंशन FeCr2O4, तो हमने क्योंकि इसके B मोल्स माने हैं, तो लेट अस पुट दिस एज B मोल्स, यहां पे लिख लेते हैं। इसके अंदर आयरन क्या है, +2 में, वो भी कितना हो जाएगा, B मोल्स, इन सब की हमें जरूरत पड़ेगी, और क्रोमियम यहां पे किसमें है, +3 में, ये भी कितने मोल्स हो जाएगा, 2B मोल्स हो जाएगा। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, अगर ये B मोल्स है तो 2B मोल्स हो जाएगा, राइट। फिर अब हमें निकालना है Fe 0.95O का स्प्लिट, तो अब देखते हैं Fe 0.95O, तो यहां हमने इसको कितने मोल्स माना है, A मोल्स माना है, बट अब हमें, जैसा मैंने बोला, इस नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड में आयरन इज प्रेजेंट बोथ इन +2 and +3, सो वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन।
तो हमें पता है समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो हम यहाँ पे इसको निकालते हैं, क्या हो जाएगा, Fe+2 में कुछ होगा, Fe+3 में कुछ होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो हम इसको जरा सिंप्लीफाई करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे भी हमें तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो जरा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये थोड़ा और सिंपल दिखेगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगे। सो आयरन +2 वाला आप मान लीजिए x है, तो +3 वाला कितना हो जाएगा, 95 - x। अब समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वाला लॉजिक यूज करेंगे, तो 2x + 3 टाइम्स ऑफ 95 - x, और ऑक्सीजन यहाँ -2 में है, तो -2 टाइम्स ऑफ 100 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करें तो एक काम करते हैं, यहां पर इस +2 और +3 कैलकुलेशन इजी करने के लिए इट विल बी बेटर, हम +2 वाले को x बोल रहे हैं, राइट, 3 टाइम्स ऑफ 95 - x, फाइन। तो कैलकुलेशन में अगर हम करें तो ये हो जाएगा 2x, जस्ट अ मिनट, और यहाँ पे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 270 और 285, 285 - 3x और ये -200 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो x यहाँ से आ जाएगा आपका 85, अच्छी बात है। तो 95 में से 85 एटम्स आपके +3 के होते हैं और +2 वाले कितने होते हैं, 10। सो लेट अस मेंशन दिस, +3 वाले आपके हो गए, सॉरी +3 वाले अगर हम बात करें तो वो हो गए आपके 10, और +2 वाले अगर हम बात करें तो वो हो गए आपके 85। सो वी हैव दिस एज 85, कोई एरर ना हो जाए तो इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और ये आपके हो जाएंगे कितने, 10। प्लीज चेक माई कैलकुलेशंस, +2 वाला ठीक है 2x, ठीक है, माइनस राइट 285 - 3x -200, यहां से x 85 आ गया, फाइन। तो इसका मतलब इसमें जो +25 वाला है वो हम कैसे निकालेंगे भाई, पॉइंट, इसको वापस से कन्वर्ट कर लेते हैं 0.85, और ये हो गया कितना 0.1, 100 से डिवाइड करते कर वापस से कन्वर्ट कर लेते। तो +2 वाला अगर हम बोले तो ये हो जाएगा 0.85a, और +3 की अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1a। आई होप दिस इज क्लियर। स्प्लिट हमने निकाल लिया है, 85 एटम्स +2 वाले हैं 95 में से, तो मतलब परसेंटेज हम बोलेंगे तो 85/95 इंटू 0.95 जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 0.1 आ जाएगा। तो हमारे पास स्प्लिट आ चुका है। अब उसने इसको ट्रीट करा है किससे, ऑक्सीजन से। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, यहाँ पे लोग इसको देख करके परेशान हो जाते हैं, बट हम आसानी से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना खर्च हुआ, पहली इक्वेशन हमें मिलेगी 270 ml, मोल्स हमें पता चल जाएंगे, एन फैक्टर हमें पता है। आयरन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, +2 वाले को ऑक्सीडाइज करेगा +3 में, इसको तो हाथ भी नहीं लगाएगा, और साथ में क्रोमियम को भी ऑक्सीडाइज करेगा +3 से, किसमें, +6 में। एन फैक्टर ध्यान रखिएगा, तो मैं लिख भी देता हूं यहां पर ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सो वी हैव आयरन +2, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है +3 में है, एंड जो क्रोमियम आपका +3 में प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है +6 में। तो एन फैक्टर सर्कल में डाल देता हूं 1, और इसमें एन फैक्टर हो जाएगा 3। तो इक्वेशन बोलिए क्या क्या बनेगी, आयरन +2 के मोल्स, क्योंकि आयरन ही ऑक्सीडाइज होगा, तो B + 0.85A, ये आयरन +2 वाला हो गया, मैंने लिख दिया, इंटू एन फैक्टर, इक्विवेलेंट्स आ गए, प्लस O2 कहां गया, आयरन को ऑक्सीडाइज करने में और क्रोमियम को ऑक्सीडाइज करने में। क्रोमियम का मोल्स है 2B, एन फैक्टर है 3, तो यहां पर हम क्या करेंगे 3 टाइम्स ऑफ 2B करेंगे, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 270/22400, और O2 का एन फैक्टर 4 होगा, क्योंकि O2 खुद किस में जा रहा होगा, O2 माइनस में। तो कितने का चेंज है, 2 का चेंज है, और ऐसे कितने ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 4 का फैक्टर वहां पे मल्टीप्लाई जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये इक्वेशन बनी 7B + 0.85A इज इक्वल टू 270 × 4/22400। तो हम यहां से मोल्स निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन हमारे लिए बहुत आसान है बनाना, वो हमने पहले ही लिख लिया है आयरन +3 के एस्टिमेशन के लिए। तो अब आयरन +3 के हमें मोल्स चाहिए, तो हम आते हैं, ये वाला आयरन भी +3 में जा चुका है,
सारा आयरन +3 में अब प्रेजेंट है, जितना था ये पहले से ही +3 में प्रेजेंट है, इसके एस्टिमेशन के लिए ये भी +3 में जा चुका है। तो आयरन जो अब है इनको 0.85 ए प्लस 0.1 ए करेंगे तो वो 0.95 ए ही हो जाएगा, राइट। और ये वाला आयरन भी आपका +3 में जा चुका है। तो अगर हम बोले नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, तो आयरन इन Fe+3 कितना हो जाएगा 0.95 ए प्लस, यहां पे देख लिया सबको ऑक्सीडाइज हो गया है, बी मोल्स 0.95 ए प्लस बी, तो 0.95 ए प्लस बी इज इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर हमने ये ऑब्जर्व करा था 10 माइनस 1.4 हो जाएगा 7 इंटू 0.2, सो दिस विल बी इक्वल टू 10 माइनस 1.4 और इंटू 10 रेज टू -3, ये आ गया। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ए अप्रॉक्स 2 इंटू 10 रेज टू -3 मोल्स है। मैंने अप्रॉक्स वैल्यू बताई है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब मास निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो मास ऑफ Fe.95 O की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू -3 और 56 इंटू 0.95 और ये हो जाएगा +16। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये वैल्यू भी मैंने कैलकुलेशन करा हुआ है, तो ये वैल्यू 0.1384 ग्राम आता है, 0.1384 ग्राम। प्लीज चेक माय कैलकुलेशंस, आप देख लीजिएगा एक बार। और परसेंटेज कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करेंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए ओर का कितना उसने मास दिया हुआ था ओरिजिनल इक्वेशन में, इफ यू पे अटेंशन, ये 2 ग्राम दिया था, तो सारा कैलकुलेशन उसने 2 ग्राम के लिए करा हुआ है। तो 0.1384 अपॉन 2 इंटू 100 कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ जाएगा। तो सिंपल है 0.1384, तो ये अप्रॉक्स, मैं अप्रॉक्स लिख ले रहा हूँ, कितना परसेंट 6.9 के आसपास बैठेगा, मैंने लिख दिया अप्रॉक्स 7% होगा। आप इसको 14 मान के कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जरा क्या है। सो वी हैव दिस 2 ग्राम ऑफ क्रोमाइट ओर सैंपल was mixed with enough potassium carbonate। तो क्रोमाइट ओर का सैंपल है जो मिक्स किया गया इनफ पोटेशियम कार्बोनेट के साथ एंड पोटेशियम क्लोरेट एंड फ्यूज्ड, रिएक्शन भी उसने दे दी है। ये रहा, आयरन यहाँ पे +2 में है, अगर हम चाहें तो लिख भी सकते हैं आयरन यहाँ पे +2 में है और क्रोमियम यहाँ पर आपका +3 में आएगा, निकाल लीजिए, राइट, और ऑक्सीजन -2 में, राइट, इस तरह। और ये रिएक्शन उसने कराई है और आयरन अब सारा का सारा +3 में चला गया है और क्रोमियम भी अगर आप नोटिस करें तो किस में चला गया है, +6 में चला गया है। तो बड़ा सा क्वेश्चन है, बैलेंस रिएक्शन देके एटलीस्ट ये हमारी कुछ चीजें तो आसान करेगा ही करेगा। द फ्यूज्ड मास, और ये 2 ग्राम दिया है, इसकी हो सकता है हमें जरूरत पड़े अगर उसने परसेंटेज, देखिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछा हुआ है। तो ये उसने उसके अंदर जो क्रोमाइट ओर था उसको इसने इसमें ऐसे चेंज कर दिया। द फ्यूज्ड मास वाज कूल्ड एंड एक्सट्रैक्टेड विद 2 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। This was filtered and thoroughly washed. The filtrate and washings were collected in a 500 ml, आधे लीटर में उसको लिया है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। आफ्टर एक्सपेलिंग गैसेस, जो भी गैसेस होंगी उसने सब एक्सपेल कर दिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या H2SO4 से ट्रीट करने से कोई और गैस रिलीज हो रही है, वो सब एक्सपेल कर दिए। Cl- होगा, रिएक्ट करके उसको HCl बना के उड़ा दिया होगा अगर हो रही होगी रिएक्शन। व्हेन ऑल द सॉल्युबल पोर्शन ऑफ द फ्यूज्ड मास वाज एक्सट्रैक्टेड, 100 ml ऑफ 1 मोलर फेरस अमोनियम सल्फेट वाज एडेड। अब उसने क्या करा है कि उस 100 ml ऑफ सॉल्यूशन उसमें ऐड कर रहा है फेरस अमोनियम सल्फेट, 1 मोलर दिया हुआ है, एंड द सॉल्यूशन मेड टू 500 ml। और फिर सॉल्यूशन उसने कितना बना लिया है, 500 ml। तो पहले उसने क्या करा, सबको एक्सपेल करके जो भी चीजें थी उनको कलेक्ट कर लिया, जो गैसेस इवॉल्व होनी थी इवॉल्व करा दी, ठीक है, राइट। तो यही उसके अंदर आ जाएगा, आयरन +3 वाला आ जाएगा, K2CrO4 वाला प्रेजेंट होगा। और उसने बोला पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन, उसमें से 25 ml लिया है और आपका बाय डिसॉल्विंग इन डिस्टिल्ड वाटर इन 250 द टाइट्रेशन रिक्वायर्ड 32.5। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से उसने क्या यहां पर करा होगा, ऑक्सीडेशन करा होगा। तो आयरन जरूर +2 वाला किस में जाएगा, +3 में। क्रोमियम तो पहले ही कहाँ चला गया है, +6 में चला गया, तो उसको भी हमें स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि एसिडिक कंडीशन दी हुई है। तो K2CrO4 एसिडिक कंडीशन में रिएक्ट करके Cr2O7 2- आयन बनाता है, डाइक्रोमेट आयन, तो
वो जो डाइक्रोमेट आयन फॉर्म होगा वो किसकी तरह कर सकता है काम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। या यहां से भी देख सकते हो, अगर आप उस बात को कंसिडर नहीं करोगे तो भी तो यहाँ क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +6 में, तो वो वैसे भी क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर हम क्वेश्चन को स्टडी करें तो फेरस अमोनियम सल्फेट में जो आयरन +2 में प्रेजेंट है, ये तो +3 में ही प्रेजेंट है, तो इसके लिए हमें परेशान नहीं हो रहा है। उसका ऑक्सीडेशन ये भी कर सकता है K2CrO4, क्योंकि कर सकता नहीं, करेगा ही, और साथ में जो पोटेशियम डाइक्रोमेट बाद में आपने अलग से ऐड करा है वो भी। तो दो लोग मिलकर के किसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, आयरन +2 को ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। तो पूछा है क्रोमियम इन द सैंपल, तो हम मान लेते हैं कि FeCr2O4 के जो मोल्स हैं वो कितने हैं। क्रोमियम निकालना है, हमें ध्यान रखिए, परसेंटेज ऑफ क्रोमियम कैलकुलेट करना है। तो क्रोमाइट ओर में हमने मान लिया FeCr2O4 के A मोल्स है। इसी रिएक्शन का फायदा उठाते हैं, फिर देखेंगे। अगर A मोल्स है FeCr2O4 के, तो Fe2O3 के कितने मोल्स हो जाएंगे, A/2। कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, क्योंकि 6 से 3 बन रहा है, और इसके जस्ट डबल हो जाएंगे। तो K2CrO4 के कितने मोल्स हो गए, 2A मोल्स। यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी सब हटा दिए गए। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन में आयरन +3 में प्रेजेंट है, और ये आप देखिएगा 500, और यहां पे इसके बाद देखिए व्हेन ऑल द सॉल्युबल पोर्शन ऑफ 100 ml ऑफ ये सॉल्यूशन बनाया गया। तो अब देखिए क्या क्या प्रेजेंट है। सो वी हैव Fe2O3, मैं सीधे फाइनल वाले पार्ट पे आ रहा हूं। कितने मोल्स प्रेजेंट है, A/2 ये प्रेजेंट है। सो वी हैव A/2 मोल्स ऑफ Fe2O3। और क्या प्रेजेंट है, K2CrO4 प्रेजेंट है, K2CrO4 प्रेजेंट है। कितने मोल्स प्रेजेंट है, जस्ट डबल बना है, 2A मोल्स प्रेजेंट है, राइट। ये सारी चीजें दी हैं। और फिर उसके बाद उसने क्या करा है, 100 ml ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन भी ऐड करा है फेरस अमोनियम सल्फेट का। तो उसके भी मोल्स लिख लेते हैं। तो FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कितना है, हम मोल्स निकाल सकते हैं। तो 1 × 100 डिवाइडेड बाई 1000, सो वी हैव 0.1 मोल्स। ये सब प्रेजेंट है, और इन सब को मिक्स करके उसने सॉल्यूशन कितना बनाया है, 500 ml। तो ये क्वेश्चन रिलेटिवली इजी लग रहा है। तो ये सैंपल है, और ये है आपका 500 ml। अब उसने क्या करा है, अब इसमें से 25 ml निकाला है, तो इसको मेंशन करते हैं। तो उसमें से ही टुक 25 ml, राइट, सॉल्यूशन। और उसने क्वेश्चन में दिया है इस 25 ml के लिए जो पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज हुआ है, तो पहले तो उसने मास दिया हुआ है, तो हम यहां से मोलैरिटी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.98 अपॉन 294 पोटेशियम डाइक्रोमेट का मास है, मोल्स आ जाएंगे, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, तो वो मोलैरिटी आ जाएगी। और इसने कितना अमाउंट खर्चा हुआ है, 32.5 ml। तो हम पहले मोलैरिटी भी लिख लेते हैं। तो 0.98 अपॉन 294 इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स 250/1000 करेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये 1/4 हो जाएगा लीटर में वॉल्यूम आपका। ये मोलैरिटी आ गई, इतनी मोलैरिटी, और खुद बोला कितना ये खर्च हो रहा है, 32.5 ml खर्च हो रहा है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो अब ध्यान क्या देना है, तो निकालते हैं। तो आयरन यहां पे क्या है, +3 में, Fe2+ सारा स्प्लिट कर लेते हैं। क्रोमियम यहां पर क्या है, ध्यान देना जरा, +6 में, और यहां पर भी आयरन प्रेजेंट है +2 में। और किसी का तो ऑक्सीडेशन होना नहीं है, बाकी सब में कुछ नहीं होगा, बस इन्हीं सब चीजों की सिग्निफिकेंस है, या तो इनका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या कुछ नहीं हो रहा होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लिया हुआ है, इफ यू पे अटेंशन, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज K2Cr2O7। एसिडिक कंडीशन आपको सब दे रखी है, राइट। तो Fe3+ का तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसको हटाइए। क्रोमियम +6 में प्रेजेंट है, और यहां आयरन +2 में प्रेजेंट है। इसके मोल्स उन्होंने क्वेश्चन में दिए हैं 0.1। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्रोमियम +6 क्योंकि एसिडिक कंडीशन है, तो वो क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। जब K2Cr2O7 आपका ऑक्सीडेशन कर सकता है, K2Cr2O7 में अगर हम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो कितनी आ रही है, +6। तो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट करेगा तो ये भी कर सकता है, बिल्कुल। सो वी नीड टू पे अटेंशन टू दिस एज वेल। तो क्रोमियम के मोल्स कितने हो गए,
2A मोल्स। ये 25 ml में जब हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2A अपॉन 20, क्योंकि हमने 500 ml की जगह से 25 ml निकाला है तो सॉल्यूट उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएंगे और यहां भी 20 आ जाएगा। अब इनकी रिएक्शन K2Cr2O7 आपने जो डाला है, हमने अभी निकाला 32.5, उसको यूज करते हैं 32.5 ml और 0.98 अपॉन 294 इफ आई एम करेक्ट इंटू 4, 0.98 इंटू 4 अपॉन 294 मोलर मास हो गया आपका K2Cr2O7 का, ये मोलैरिटी दी। तो यहां पर एक्चुअली में क्या होगा, जो एरर हो सकती है वो ये हो सकती है कि इसको हम मिस कर दें, तो ये और ये मिल करके, ये भी Cr+6 में ही प्रेजेंट है, दोनों मिल करके इस आयरन को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे एज गिवन इन द क्वेश्चन। इतना उसने खर्च करा हुआ है जैसा यहां पर मेंशन्ड है। तो वहां पर इसका मतलब Fe2+ जो आपने डाला था वो एक्सेस में होगा, रिएक्ट करने के बाद भी बचा होगा और उसके एस्टिमेशन के लिए ये K2Cr2O7 खर्च हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस। भाई Fe2+ के ऑक्सीडेशन में जो क्रोमियम टोटल खर्चा हुआ है, दिस प्लस दिस हुआ है, देखिए। और आपको पता ही है आयरन +2 से किस में जाएगा, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, +3 में जाएगा, तो इट विल चेंज इनटू आयरन +3, तो n फैक्टर इसका 1 ही रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ इसको समझना था। 0.1 इंटू 20 इंटू 1, ये इक्विवेलेंट्स आ गए और ये इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल हो जाएंगे, इन दोनों के सम के इक्वल। 2A/20 मोल्स आ गए, ये Cr+6 के हैं, क्रोमियम +6 से किस में जाएगा, +3 में जाता है, तो n फैक्टर यहां पे कितना हो जाएगा, Cr+3, तो n फैक्टर विल बी 3। तो यहां पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, प्लस K2Cr2O7 वाला भी कहां, +6 से कहां जाता है, +3 में, वहां n फैक्टर 6 होता है। क्यों, क्योंकि K2Cr2O7 में क्रोमियम आपके 2 होते हैं, तो यहां पे 6 से मल्टीप्लाई करिएगा। तो पहले मोल्स निकालते हैं, 0.98 इंटू 4 अपॉन 294 मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स इंटू 32.5 इंटू 10⁻³ और इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितने, किससे, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2-3 मोल्स, ये 8 इंटू 10⁻³ मोल्स ए की वैल्यू आती है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर, ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया होगा। 6A/20 और ये कैसे आया, ये भी सिंपल है, 6 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि K2Cr2O7 का n फैक्टर 6 होता है। तो A जब आपको पता चल गया तो मास हम कैसे निकालेंगे, क्रोमियम का जो मास होता है वो होता है 52, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो मास सिर्फ क्रोमियम उसने पूछा था, ध्यान रखिएगा, मास ऑफ क्रोमियम विल बी इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ इंटू 52, ये ग्राम्स में आ गया। और परसेंटेज ऑफ क्रोमियम इन ओर उसने पूछा है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, ओर का मास आपको क्वेश्चन में कितना दिया होता है, 2 ग्राम ऑफ क्रोमाइट ओर, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 52 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 कर होगा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो क्रोमियम आपका, क्योंकि ये हमने जो निकाला है इंटू 2 होगा, हमने यहाँ छोटी सी एरर करी है, हमने जो मोल्स निकाले हैं वो ये हैं, बल्कि क्वेश्चन में उसने क्रोमियम पूछा है, तो क्रोमियम आप चेक करिए, क्रोमियम के मोल्स कितने हैं, 2A हैं, तो आई होप इसीलिए थोड़ी सी एरर हो रही थी। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 2, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्लियरिटी के लिए, मोल्स ऑफ क्रोमियम जो हो जाएंगे 2 इंटू 8 इंटू 10⁻³ हो जाएंगे, राइट। इसको मल्टीप्लाई करें अगर, अब ये आपका बैठेगा कितना, 4 8 16 41.6 आई होप, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अपॉन 2 इंटू 100, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 10⁻⁻1 हो गया और ये 41.6% हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। देख लीजिए 8 416 हो जाएगा और वो
10⁻⁻1 बचेगा, 41.6% हो जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर, ये सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए एरर होने के कितने चांसेस है। लास्ट मोमेंट पे भी मुझे दिखा कि कुछ एरर मैंने नोटिस करी कि यहाँ पर हमने मिस कर दिया था मोल्स ऑफ क्रोमियम। ये हम जो निकाल रहे थे वो सिर्फ क्या कंसिडर कर रहे थे, क्रोमियम का ए ही मोल्स है, जबकि क्रोमियम के जो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे वो ए नहीं होंगे बल्कि क्या हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर, ये सबको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, स्टील सैंपल इज टू बी ऑक्सीडाइज्ड is to be analyzed for chromium and Mn simultaneously. By suitable treatment of the chromium is oxidized to Cr2O7 2-। तो एक स्टील का सैंपल है जिसके अंदर क्रोमियम भी प्रेजेंट है और Mn भी प्रेजेंट है, और इसमें क्या कर रहे हैं, Cr को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं Cr2O7 2- में और Mn को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं MnO4- में। 10 ग्राम सैंपल ऑफ स्टील इज यूज्ड टू प्रोड्यूस 250 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। उससे उन्होंने 250 ml का सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर Cr2O7 2- भी प्रेजेंट है एंड MnO4-। A 10 ml of this solution is added to a BaCl2 solution, and by proper adjustment of the acidity the chromate is completely precipitated। तो यहाँ पर एसिडिक कंडीशन में Cr2O7 2- को किसमें चेंज कर लिया है, CrO4 2- में, और उसको क्रोमेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर लिया है। और कितना प्रेसिपिटेट बना है, 0.0549 ग्राम। फिर दिया है सेकेंड 10 ml पोर्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्स एग्जैक्टली 15.95 ml ऑफ 0.075 स्टैंडर्ड Fe2+ सॉल्यूशन फॉर इट्स टाइट्रेशन। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा दिख रहा है, इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है ये कि जब आपने पहला वाला सैंपल लिया है उसमें सिर्फ क्रोमियम आयन को प्रेसिपिटेट करा है क्रोमेट, और दूसरा वाला जो सैंपल लिया है देख के समझ में आ रहा है Fe2+ के साथ उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो बोथ MnO4- एंड Cr2O7 2- आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दोनों को ऑक्सीडाइज कर देंगे। बाकी ये 250 ml में है, ध्यान रखिएगा। परसेंटेज ऑफ Mn एंड क्रोमियम इन द स्टील सैंपल पूछा हुआ है। तो लेट्स पे अटेंशन हियर, क्या करते हैं, निकालते हैं। तो हमने क्रोमियम Cr2O7 2- फिर से यहां ध्यान देना होगा, ये Cr2O7 2 है और हमें क्रोमियम, अगर हम इसके मोल्स मानेंगे तो बाद में हमें 2a करना पड़ेगा, और Mn MnO4- के फॉर्म में। ठीक है, तो हम यहां मान लेते हैं, या हम मान लेते हैं कि इसके अंदर क्रोमियम, और सिंपल कर देते हैं कि मोल्स थे a और जो Mn था उसके मोल्स थे b, तो हमारे लिए इजी रहेगा, इस सबसे फंसेंगे नहीं। तो Cr2O7 2- के मोल्स कितने हो जाएंगे, a/2, क्योंकि क्रोमियम के मोल्स तो कंजर्व ही रखने हैं भाई, a/2 में जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो क्रोमियम के मोल्स सेम आएंगे। ऐसे ही MnO4- में Mn ही है, तो MnO4- के भी मोल्स हमारे पास कितने हो गए, b, क्योंकि इसकी सबस्क्रिप्ट 1 है। तो अब हमारी वो जो एरर पिछली बार हो रही थी एटलीस्ट वो एरर यहां पर नहीं होगी, हमने शुरू से ही ए और बी कर दिया क्योंकि उसने पूछा था। अब 10 ग्राम सैंपल ऑफ स्टील इज प्रोड्यूस टू 250 ml, तो हम 10 ग्राम में मान लेते हैं कि जो Cr2O7 2- के मोल्स हैं वो कितने हैं, a/2 मान लेते हैं, और MnO4- के जो मोल्स हैं वो b मान लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, उसी को हमने मान लिया यहां पर। 10 ml, अब उसने से 10 ml लिया है, और BaCl2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि BaCrO4 बन रहा है, और BaCl2 क्रोमेट आयन को, क्योंकि आपने H2SO4 एसिडिटी वाली जो लाइन लिखी हुई है, एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरह उसने मैनेज करी है, वो Cr2O7 2- को CrO4 2- में बदल देता है। ये आप सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ेंगे, पता चलेगा। तो हम यहां वाला पहला वाला पार्ट तो आसानी से कर सकते हैं कि डाइक्रोमेट आयन में जो क्रोमियम एटम्स प्रेजेंट हैं और जो बेरियम क्रोमेट में क्रोमियम एटम्स प्रेजेंट हैं उनके मोल्स तो सेम होंगे, एटम्स POAC लगा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे डाइक्रोमेट में, बस ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हमने जो सैंपल लिया है 10 ml लिया है, और जो ये सैंपल उसने बनाया था 250 ml, तो ये हो जाएगा 10 ml में ये एग्जैक्टली हो जाएगा 1/25। तो पहले मैं 1/25 पार्ट कर देता हूं, a/2 मोल्स किसके हो गए, Cr2O7 2- के, क्रोमियम के जस्ट डबल होंगे, क्रोमियम एटम्स कंजर्व कर रहे हैं। तो यहां पे पहली इक्वेशन हमने लगाई है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन फॉर क्रोमियम, तो ये इक्वेशन बनी। 1/25 क्यों करा, क्योंकि इसमें से आपने 10 ml लिया है 250 ml से, मोल्स ये किसके आए, a/2 किसके मोल्स थे, Cr2O7 2- के,
तो इसमें हमने निकाल लिया 10 ml में, इंटू 2 क्यों करा, क्रोमियम के। दिस शुड बी इक्वल टू, पहली इक्वेशन यही खत्म हो गई, 0.0549 अपॉन मोलर मास ऑफ बेरियम क्रोमेट डालेंगे, जो हमें पता होगा BaCrO4, और इसके अंदर क्रोमियम, इससे हमें मोल्स मिल गए किसके, बेरियम क्रोमेट के, गिवन मास बाय मोलर मास, इनटू 1 कर देंगे तो क्रोमियम एटम हमारे कंजर्व हो जाएंगे। तो यहां से हमें ए की वैल्यू बड़े आसानी से पता चल जाएगी, वो आती है 5.41 इंटू 10⁻⁻3। सो अगेन आई हैव डन दिस कैलकुलेशन। तो ए की वैल्यू जो आती है 5.41 इंटू 10⁻⁻3 मोल्स। जब हमें मोल्स पता चल गए तो मास निकालना तो हमारे लिए बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे इजिली। आई होप दिस इज क्लियर। तो पहला वाला पार्ट तो इसका आसानी से खत्म हो गया, बस हमें क्या करना था, क्रोमियम एटम को उठा करके कंजर्व कर देना था। तो ये खत्म। तो क्रोमियम के हम मास भी निकाल लेंगे, किससे मल्टीप्लाई करके, 52 से। अब आते हैं आगे। अब उसने कहा है कि 10 ml पोर्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन अ सेकेंड 10 ml, मतलब इस से उसने 10 ml का 250 से 10 ml निकाला। तो अगले पेज पे जाते हैं, तो उसके लिए Fe2+ इतना खर्च हुआ। तो सेकेंड 10 ml में अब हमारा क्या क्या प्रेजेंट है वो हमें मेंशन करना पड़ेगा। डाइक्रोमेट प्रेजेंट है और MnO4- प्रेजेंट है। सो वी हैव Cr2O7 2- एंड MnO4- जो इसके साथ रिएक्ट करेंगे। कितने कितने मोल्स प्रेजेंट है, A/2 तो डाइक्रोमेट के हैं, राइट, और B आपके किसके हो गए, MnO4- के। तो लेट अस मेंशन B MnO4- के, A/2 इसके। और हमें पता है दोनों ही लोग Fe2+ के साथ रिएक्ट करेंगे और Fe2+ को ऑक्सीडाइज करेंगे किसमें, Fe3+ में, एसिडिक कंडीशन है। और आपका यहां बनेगा Mn2+, एन फैक्टर हम ऑलरेडी जानते हैं, यहां पर Fe+3 बनेगा और यहां बनेगा आपका क्रोमियम+3 एसिडिक कंडीशन में। तो अब Fe2+ के कितना उसने दिया है, रिक्वायर्स एग्जैक्टली, तो 15.95 0.075। तो Fe2+ के हमारे पास मोल्स आ गया 15.95 और 0.075 इंटू 10⁻⁻3। और एन फैक्टर Fe2+ के लिए क्या होगा, 1, क्योंकि वो +3 में जा रहा है। तो करते हैं, MnO4- का एन फैक्टर आपको पता है, निकाल सकते हैं, 5 आएगा और ये आएगा यहाँ पर 6। तो पहली इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो आपके होंगे आयरन के, वो किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4- प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Cr2O7 2-। तो दूसरी इक्वेशन बनेगी 5B प्लस, एक गलती हो रही है, मुझे याद आ गया, वो गलती ये हो रही है क्योंकि उसने सॉल्यूशन जो लिया है 10 ml लिया है, तो हमें पहले इसका 1/25 करना पड़ेगा, ये 50 ml में है। तो हम इसको ये 250 ml में, इफ यू रिमेंबर, ये सारा कैलकुलेशन में 250 ml के लिए किया है। तो 250 ml में ये सिचुएशन है और हमें चाहिए किसमें, 10 ml में। तो सिंपल है, तो पहले हम बाद में उसको डिवाइड कर देंगे। तो 5B अपॉन 25, दूसरी इक्वेशन बनेगी 6A/2 अपॉन क्या हो जाएगा, 25, क्योंकि हमने 1/10 लिया है। दिस शुड बी इक्वल टू, इसके लिए ये कंज्यूम हुआ है कितना, 15.95 इंटू 0.075 इंटू 10⁻⁻3। तो ये था किसके लिए, 10 ml के लिए, इंटू 10⁻⁻3। तो B आता है 2.735 इंटू 10⁻⁻3। A हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, कितना था, 5.41 इंटू 10⁻⁻3। इसके बाद तो कुछ बचा नहीं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। परसेंटेज Mn की अगर हम बात करेंगे, परसेंटेज क्रोमियम की हम बात करेंगे, इस बार हमें वो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले ही A मोल्स माने, B मोल्स माने। क्रोमियम का मास नंबर 52 होता है, Mn का 55 होता है। तो क्रोमियम के लिए A था, तो क्रोमियम के लिए आपका हो जाएगा 5.41 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 52, और ओर का टोटल मास उन्होंने कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 ग्राम अपॉन 10 इंटू 100 कर दीजिए। ऐसे इसके लिए भी निकाल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2.735 इंटू 10⁻³
इंटू 55 mn का मास होता है अपॉन 10 इंटू 100। तो इस तरह हम यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यू कैन डू द कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस पर ध्यान दें तो एरर कहाँ कहाँ हो सकती थी, थोड़ा क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत थी, राइट? क्यों? क्योंकि छोटी छोटी बातें उसमें मिस हो सकती थी। तो इन सब क्वेश्चंस में को बहुत पेशेंटली पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है और फिर उसको एनालाइज करना पड़ता है। तो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो और कुछ ना कुछ ज़रूर आपको काम की चीज़ें मिली होंगी। थैंक यू।